हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लामीज थ्योरम के बारे में। समझते हैं कि लामीज थ्योरम है क्या, क्या कंसेप्ट है और इसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं या ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो डेफिनेशन है, लामीज स्टेट दैट इफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। बात समझ में आई? चलिए, अगर नहीं आई तो यहां देखते हैं। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि किसी पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, F1, F2, F3। F1 और F2 के बीच का एंगल गामा, F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा एंड F1 एंड F3 के बीच का एंगल बीटा। तो लामीज थ्योरम कहता क्या है? लामीज थ्योरम कहता है कि तीन फोर्स काम कर रहे हों कोप्लेनर, यानी क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक ही प्लेन का मतलब मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दैट मीन्स जैसे ये अगर फोर्स हैं, ये अगर फोर्स हैं, देखिए ये क्या है? एक ही प्लेन में। ये क्या है? एक ही प्लेन में। ये फोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि दो फोर्स एक ही प्लेन में है और तीसरा क्या हो गया? इसके प्लेन के बाहर आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो तीन फोर्स हो वो एक ही प्लेन में हो। दूसरी बात, कॉन्करेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्करेंट होनी चाहिए, मतलब कि एक ही पॉइंट पे मीट करने चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नॉन कोलिनियर फोर्स होनी चाहिए। दैट मीन्स नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कि कोलिनियर नहीं होना चाहिए। कोलिनियर नहीं होना चाहिए, इसको बाद देखेंगे। इसको मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें बताऊं कैसे है। आर इन इक्विलिब्रियम, अगर तीनों फोर्स इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं और क्या है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी कि उस पॉइंट पर ये जो तीनों फोर्सेस लग रहे हैं वो पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो दैट मीन्स वो कहीं मोशन नहीं कर रहा होगा, कहीं मूव नहीं कर रहा होगा। जैसे अगर मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं कि अगर कोई बॉडी है और किसी बॉडी में ये तीन फोर्स लग रहे हैं, रैंडमली कोई फोर्स ले लिया, ये हो गया आपका F1, ये आपका हो गया F2, ये हो गया आपका F3। वही सिंपल सेम वही ले रहा हूं मैं। तो ये बॉडी अगर ये तीनों फोर्स हैं, अगर इक्विलिब्रियम में, कॉन्करेंट है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, तो इक्विलिब्रियम में अगर ये तीनों फोर्सेस हैं तो दैट मीन्स ये जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहे होंगे, ये ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा होगा? मूव नहीं कर रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी यहां पर तीन फोर्स की बात मैं कर रहा हूं, हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल है साइन एंगल के। हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल है साइन एंगल के, लेकिन वो एंगल जो बचे हुए दो फोर्स होंगे उनके बीच का होना चाहिए। यानी कि हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल के, लेकिन वो साइन एंगल होना चाहिए जो कि दो फोर्स बचे होंगे उनके बीच का एंगल। जैसे अगर मैं F1 की बात कर रहा हूं तो F1 जब प्रोपोर्शनल होगा इस एंगल के, यानी कि F1 इज प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा, क्योंकि F2 और F3 क्या हो जाएंगे? रिमेनिंग फोर्स हो जाएंगे, बचे हुए फोर्स हो जाएंगे। यानी कि F1 इज प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा, यानी इन दोनों फोर्स के बीच वाला एंगल लेना होगा साइन अल्फा। ठीक है। सिमिलर F2 अगर जब लेंगे तो F2 आपका प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल के, लेकिन ये जो आपका F2 प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल के, वो एंगल होगा साइन एंगल जो कि बचे हुए दो फोर्स यानी F1 और F3 के बीच का। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ F2 इज प्रोपोर्शनल टू द साइन बीटा, क्योंकि जब आपने F2 ले लिया है तो कौन से दो फोर्स बचेंगे? F1 बचेगा और F3 बचेगा। सिमिलर जब हम बात कर रहे हैं F3 की, तो F3 जो आपका प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल के, वो कौन सा फोर्स के बीच का एंगल होगा? F1 और F2 के बीच का एंगल होगा। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है F3 इज प्रोपोर्शनल टू द साइन गामा। साइन गामा क्यों? गामा वो एंगल है जो कि आपका F3 को छोड़कर, यानी F1 और F2 के बीच का एंगल हो गया। ठीक, ये आपको बताता है, ये कहता है आपका लामीज थ्योरम। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव भी कर लेंगे। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर सिंपली। अगर मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं, अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? F1 इक्वल टू
के एक कांस्टेंट ले लिया मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। सिमिलर यहाँ पर भी अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट के आ जाएगा। सिमिलर F3 के साथ में ही मैंने यही किया कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का साइन था इसको रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसको F1 इक्वल टू के टाइम्स साइन अल्फा, F2 इक्वल टू के टाइम्स साइन बीटा, F3 इक्वल टू के टाइम्स साइन गामा। ओके, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, F3 अपॉन साइन गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। अब देखिए ये तीनों कांस्टेंट हैं, अगर ये तीनों कांस्टेंट है, ये तीनों सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है F4 अपॉन साइन अल्फा क्या होगा, बराबर होगा F2 अपॉन साइन बीटा के, F2 अपॉन साइन बीटा बराबर होगा F3 अपॉन साइन गामा के। तो मैं इस कंडीशंस का यूज करके, तीनों का यूज करके मैं ये बात कह सकता हूं F1 अपॉन साइन अल्फा इट इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। बस यही बताता है आपका लामिस थ्योरम। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है और हमेशा आपको यूज़ कर सकते हैं और बहुत आराम से इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे उसकी। अच्छा, कोलिनियर की बात समझ लेते हैं कि क्या मतलब है कोलिनियर का। जैसे अगर मान लो इसी बॉडी में अगर मैं इसको बोल दूँ कोलिनियर, दैट मीन्स अगर मैं इसको कोलिनियर कर देता हूँ, यानी कि इसी डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स लगा दिया F3, ये आपका एंगल क्या था, गामा था, और ये एंगल क्या हो जाएगा, मान लो बीटा हो गया। अब देखिए जब आप बात करेंगे फोर्स F1 की, तो F1 दो फोर्स के बीच का एंगल होता है, F2 और F3 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, F2 और F3 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। F2 लिखेंगे आप, F2 इक्वल क्या हो जाएगा, F3 और F1 के बीच का एंगल साइन बीटा। और जब F3 की बात करेंगे, जब आप F3 की बात करेंगे तो भी क्या लिखेंगे आप, दो एंगल के बीच का एंगल, तो यानी क्या हो जाएगा, शायद साइन बीटा भी हो जाएगा और साइन गामा भी हो जाएगा। तो देखिए गड़बड़ हुआ यहाँ पर, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक समस्या और है हमारे साथ में कि जब साइन जीरो की जब बात करोगे, साइन जीरो की जब बात करोगे तो साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। तो आप क्या लिखोगे, F1 अपॉन 0, जो कि क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे जब तीन फोर्स काम कर रहे होंगे और किसी बॉडी पर, और वो इक्विलिब्रियम में होंगे, कोप्लैनर भी होंगे, कॉन्करेंट भी होंगे, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, कोलिनियर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोलिनियर हो गया तो ये फिर थ्योरम यहाँ पर काम नहीं करेगी। मैंने आपको दिखा भी दिया है क्यों काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो फोर्स के एंगल लेना पड़ेगा। अब अगर F2 ले रहे थे आप तो देखिए एक तो एंगल गामा ये भी हो गया और बीटा वाला भी हो गया, तो वो भी गड़बड़ किया। ठीक है, दूसरी बात अगर F3 लिया आपने, फिर F3 केस में क्या आ जाएगा, सेम एंगल हो जाएगा, चाहे बीटा लो चाहे गामा लो। दूसरी बात F1 जब ले रहे थे तो F2 और F3 के बीच का एंगल क्या था, 0 था, तो उसके से क्या आ रही थी वैल्यू, इन्फिनिटी जा रही थी। वो क्या कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोलिनियर नहीं लेना है। यानी कि लामिस थ्योरम में हमेशा ध्यान रखिएगा कि तीन फोर्स लग रहे होंगे, मगर वो तीनों फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है किसी पॉइंट पर, तो दो फोर्स कोलिनियर नहीं हो सकते। ओके, अगर होंगे तो क्या है, फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे लामिस की हेल्प से। चलिए, अब इतना समझने के बाद इसको हम ड्राइव कर लेते हैं। ड्राइव कैसे करते हैं, ठीक, कि कैसे इसको अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले को अगर मैथमेटिकली हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। पूरा कंसेप्ट के साथ इसको कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको, और ऑलवेज आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना होगा, आगे आप यूज़ करेंगे लामिस थ्योरम को। देखिए, जब कभी हम ये फोर्सेस हैं F1, F2 और क्या हैं, F3, तीन फोर्स हैं। तीनों फोर्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में या एक ट्रायंगल बनाऊं, या ये कह सकता हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एक ट्रायंगल बनाएगा, ये एक क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा। और वो ट्रायंगल कैसा होगा, ट्रायंगल क्लोज होता ही ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर अगर मैं इसको जैसा ये है वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जितने एंगल पर है, तो ये हो गया आपका F1। आपको पता है जब कोई वेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कैसे कनेक्ट करते हैं।
वेक्टर को जब कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं ये पता है आपको? एक टेल और एक हेड, एक टेल और हेड। अब देखिए ये ड्रा करना होगा इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा F2, ठीक। और तीसरा क्या हो जाएगा F3। यानी कि टेल को टेल से नहीं, सॉरी, टेल को हेड से जोड़ना होता है, ठीक है। ये हो गया आपका F3। अब हम बात करते हैं एंगल की। अब एंगल कैसे ड्रॉ किया जाए, ठीक है, एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सिंपल है, ट्रायंगल एंगल सब आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही, बस इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा जब कभी इसको बनाइएगा लामिस थ्योरम में, या फिर कभी भी क्या कहते हैं इन फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में या ड्रॉ करिएगा, यहाँ पर ट्रायंगल दिखाने की कोशिश करिएगा, या फिर तो हमेशा हेड को टेल से जोड़िएगा, ठीक। अब देखिए रिजल्टेंट 0 था, इसीलिए देखो कि ट्रायंगल क्या हो गया, क्लोज होगा, और ट्रायंगल हमेशा क्लोज होता ही है, ऑब्वियसली बस अंडरस्टूड है। चलिए अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एंगल की बात करता हूँ। तो देखो एंगल ये क्या है, ये F2 वाला है, ये F2 वाला, इसको बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये वाला देखिए एंगल है, हाँ ये वाला एंगल। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होगा, तो ये एंगल कितना बचेगा 180 माइनस अल्फा। देखिए यही तो एंगल बनाएगा, ये जारी लाइन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ओके समझिएगा, ये था F2 वाला था, ये F2 अपने यहाँ बनाया, फिर ये लाइन डाउनवर्ड है, ये क्या होगा डाउनवर्ड होगा। अच्छा मैं डाउनवर्ड नहीं बनाया, थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है, इसको एक बार सही कर लेते हैं ना, गड़बड़ा जाएगा मामला, फिर आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाएगी ना। बाकी कोई समस्या नहीं है, बन जाएगा आराम से। इसको मैं F2 ऐसे ही बना दे रहा हूँ, और ये इसी में खींच दे रहा हूँ मैं, ये आपका हो गया F3। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। चलिए देखिए ये आपका F2, ये एंगल कितना था, ठीक है, देखो ये जुड़ रहा है ऐसे F2, तो ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला। अब ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ओके अब जब मैं बात कर रहा हूँ ये ले इस एंगल की, कौन सा एंगल है ये F1 वाला, देखिए इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए, बढ़ाना पड़ेगा तभी निकाल पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। अब देखिए ये एंगल किसके साथ बना रहा था, यानी कि ये वाला एंगल जब बनाएंगे तो ये वाला एंगल चाहिए हमको। अब देखिए ये यहाँ तक कितना एंगल था, यहाँ से लेकर यहाँ तक है गामा, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस गामा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गामा, डिग्री यहाँ भी लगा दो। अब जब ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे आप, तो F3 वाले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ पर बढ़ा दिया हमने आपने, ठीक। अब ये एंगल किसके साथ निकालना है हमको, F1 के साथ में, F1 के साथ में, तो ये F3 और F1 के साथ में ये एंगल, तो ये वाला एंगल बनाएंगे हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180, और यहाँ तक कितना है बीटा, तो कितना आएगा ये 180 माइनस बीटा। आई थिंक एंगल निकालना आ गया होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा। चलो अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर कोई ट्रायंगल होता है, अगर ये A है, ये B और दिस इज द वैल्यू ऑफ C, ठीक है, ये वाला एंगल मैंने मान लिया अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक। तो साइन रूल कहता क्या है, साइन रूल क्या कहता है कि A अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू C अपॉन साइन गामा। ये आप ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो वहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में दिया होता है ये फॉर्मूला।
ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस साइड को ले रहे हैं अपॉन में साइन एंगल इक्वल होगा जो भी साइड ले रहे हैं अपॉन में साइन बीटा, फिर जो साइड ले रहे हैं अपॉन में साइन गामा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से निकल कर आता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल में जब मैं F1 फोर्स की बात करूँगा तो F1 डिवाइड बाई जो सामने वाला एंगल है ये साइन 180 माइनस एल्फा इक्वल F2 डिवाइड बाई एंगल ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इक्वल टू F3 डिवाइड बाई साइन माइनस गामा। देखिए ये मैंने मैथमेटिकली इसको ड्राइव कर दिया है यहाँ पर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि कभी कोई ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल के जो एंगल्स होंगे उसको मैं ये लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। अब यहाँ पर इसको मैंने मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए कि कैसे इसको लगाते हैं हम लोग, लामीज़ थ्योरम को यूज़ कैसे करना होगा हम लोगों को। ये कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से भी निकाल दिया हमने, ट्रायंगल से भी निकाल दिया। मैथमेटिकली प्रूफ करने के बाद जो लामीज़ थ्योरम कहता है उससे ही मैंने ड्राइव करके दिखा दिया था आपको कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब कि जब कभी आप जो भी फोर्स ले रहे होंगे वो फोर्स आपका प्रोपोर्शनल होगा साइन एंगल के, लेकिन एंगल वो लेना होगा जो दो फोर्स बचे हुए हैं, अदर दो फोर्स जो दूसरे हैं जो बचे हुए हैं, इसलिए बोला अदर टू फोर्सेस या अदर टू फोर्सेस। ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या इस कंसेप्ट का यूज़ किया जाएगा। जैसे क्या है कि एक बॉडी है, वो बॉडी मान लिया उसका मास क्या है m है मास। अगर इसका वेट निकालोगे तो जी से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो बाद में कर लेंगे। और ये जो बॉडी है इसमें टेंशन T1 मैंने मान लिया, इसमें टेंशन T2 मान लिया, और इस बॉडी का जो मास m है तो वेट कितना हो जाएगा m इंटू जी। इसको मैं कैपिटल F मान ले रहा हूँ, एक फोर्स की वैल्यू में मान ले रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका एंगल दिया हुआ है T1 T2 के बीच का वो 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 150 डिग्री, और ये जो एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, यानी कि mg और T2 के बीच का एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। हाँ ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो मास है जो दो रस्सियों से बंधा हुआ है, दो रस्सियों से बंधा हुआ है, एक रस्सी में टेंशन T1 है, एक रस्सी में टेंशन T2 है, ठीक। तो हमें टेंशन निकालना है, मास कितना है बॉडी का m मैंने मान लिया, और अगर वेट की बात करेंगे तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट बोल दो, और यही क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको लामीज़ थ्योरम से, समझिए। ओके, देखिए एंगल देना चाहिए, एंगल नहीं दिया होगा तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपली इसको ऐसा बना लो, ये आपका F फोर्स हो गया, ये टेंशन T1 हो गया, ये टेंशन T2 हो गया, इन बीच का एंगल 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 150 डिग्री, और ये एंगल हो गया 120 डिग्री, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब हम यूज़ करते हैं लामीज़ थ्योरम का, तो लामीज़ थ्योरम क्या कहती है कि जिस फोर्स की बात कर रहे हो अपॉन में साइन कौन सा एंगल होगा, अपोजिट वाला एंगल होगा जो कि अदर फोर्सेस हैं, यानी T2 और F लेना नहीं है, इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, ये ले लेंगे। सिमिलर T2
T2 इज प्रोपोर्शनल, यानी कि T2 इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। तो T2 हो गया, अब T2 क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा साइन के, तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में साइन आ जाएगा। एंगल कौन सा होगा, जो फोर्स नहीं लिए गए उनके बीच का एंगल, तो 150 डिग्री। सिमिलर अब F की बात कर लेता हूं, तो F ये फोर्स हो गया, इस प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन एंगल के, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन, कौन सा एंगल लेना है, जो बचे हुए फोर्स हैं, तो T1 T2 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये तीनों को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको और इसको पहले इक्वल कर लेते हैं। तो T1 अपॉन साइन 120 डिग्री इट इज इक्वल टू F अपॉन साइन 90। ध्यान रखिएगा, लामीज थ्योरम तभी अप्लीकेबल होगा जब तीन फोर्स होंगे, पहली कंडीशन। दूसरी, वो कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। तीसरी कंडीशन क्या, कॉन्करेंट होंगे, उन तीनों का फोर्सेज का मीटिंग पॉइंट एक होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर लगना ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लामीज सॉल्व नहीं करेंगे, और मेथड्स जो हमने सीखे हुए उससे हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कंपोनेंट करते थे उससे सॉल्व कर लेंगे, या फिर जो सिग्मा FX सिग्मा FY यानी कि वर्टिकल फोर्सेस का समेशन और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन, उससे निकालते हैं ना, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन फिर लामीज नहीं लगेगी। लामीज तभी लगेगी जब तीन फोर्स कॉन्करेंट, कोप्लेनर, इक्विलिब्रियम और नॉन कोलिनियर। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं T1 की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो T1 इक्वल टू हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाई 120 डिग्री डिवाइड बाई साइन 90। अब यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आप 1 लिख दीजिए। साइन 120 को मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ, 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ इसको, अपॉन में क्या था, 1 था। तो साइन 90 प्लस 30, ये भी डिनोट जानते हैं, साइन ही जाएगा, सॉरी चेंज हो जाएगा, 90 है ना, इसलिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है, √3/2। आप चाहे लिख सकते हैं F की पुरानी वैल्यू m/g जो लिया हुआ था हमने, √3/2। ये आपको टेंशन मिल गया। तो आपको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल होता है cos थीटा के, वही मैंने कंसेप्ट यूज़ किया। साइन 90 प्लस थीटा मतलब 30, तो क्या हो जाएगा, cos 30। अब सिमिलर अगर मैं इन दो इक्वेशन को यूज़ करता हूँ तो देखिए, T2 डिवाइड बाई साइन 150 डिग्री इक्वल टू F अपॉन साइन 90 डिग्री। ओके, तो यहां से अगर मैं T2 फाइंड आउट करूं तो F मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 150 डिग्री डिवाइड बाई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ से अगर मैं T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो F मल्टीप्लाई साइन 150 को मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ 90 प्लस 60 डिग्री में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ T2 इक्वल टू साइन, सॉरी कॉस हाँ 90 प्लस 60 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। तो T2 इक्वल टू F साथ में रहेगा, तो F मल्टीप्लाई बाई कॉस कितनी हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ से हमने T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और F को चाहो तो बाद में चेंज कर लो, आप m/g के फॉर्म में लिख लो। तो आई थिंक ये क्लियर होगा ये कंसेप्ट। अगर नहीं क्लियर है तो इसको एक वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए न्यूमेरिकल्स को इनके, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको वहाँ पर सोल्यूशन जरूर मिलेगा मेरी तरफ से। इस कंसेप्ट को, लामीज थ्योरम को समझने के बाद इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और इसको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, एंड देन जो भी आप बुक यूज़ करते हैं वहाँ से हेल्प ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू।